ब्रह्मांड में जीवन की खोज हमारे हर पल के साथ अहम होती जा रही है। लगभग 4000 से भी ज्यादा एक्सोप्लैनेट्स को खोजने के बाद अब हम इन्हें और ज्यादा डिटेल में स्टडी करने लगे हैं, जिसके चलते हमें इन ग्रहों में कई ऐसी चीजें देखने को मिल रही हैं जो इन ग्रहों को और भी ज्यादा खास बनाती जा रही हैं। ऐसा ही कुछ हमारे वैज्ञानिकों को देखने को मिल रहा है एक एक्सोप्लैनेट पर, जिसे आज से कई सालों पहले खोजा गया था। इस एक्सोप्लैनेट पर वैज्ञानिकों को ऐसा वातावरण देखने को मिल रहा है जिसने किन्हीं अज्ञात कारणों से इस एक्सोप्लैनेट को दोबारा से घेर लिया है। साथ के साथ वैज्ञानिकों की एक टीम ने कैसे मंगल ग्रह के बादलों के रहस्यों का पता लगा लिया है। दोस्तों, आइए जानते हैं इन दोनों ही अपडेट्स के बारे में काफी विस्तार से आज के इस खास एस्ट्रोनॉमी अपडेट्स एपिसोड में। तो आप देख रहे हैं स्पेस जोस और मैं हूं आपका होस्ट पंकज इनटू द यूनिवर्स विद पंक चैनल से। तो आइए शुरू करते हैं आज की पहली एस्ट्रोनॉमी अपडेट से। तो पहली अपडेट की शुरुआत करते हैं उस खास ग्रह से जिसे साल 2015 में खोजे जाने के बाद हमारी मिल्की वे आकाश गंगा का एक काफी खास एक्सोप्लैनेट माना जाता रहा था। इस ग्रह को हमारी पृथ्वी से 41 प्रकाश वर्ष की दूरी पर खोजा गया था, जो GJ1132 नाम के एक सितारे का चक्कर लगा रहा है। इस ग्रह के बारे में ज्यादा जानने पर हमारे वैज्ञानिकों को ये पता चला कि ये ग्रह एक चट्टानी ग्रह है जो हमारी पृथ्वी से द्रव्यमान में 1.66 गुना तक मैसिव है। तो वहीं दायरे में ये पृथ्वी के मुकाबले लगभग 1.16 गुना तक ज्यादा बड़ा है। इस ग्रह को वैज्ञानिकों ने GJ1132b नाम दिया है। जब वैज्ञानिकों ने इस ग्रह को पहली बार खोजा था तो उन्हें लगा कि इस ग्रह के बारे में ज्यादा जानकर हम हमारे सौर मंडल में मौजूद चट्टानी ग्रहों को लेकर ज्यादा बेहतर जानकारियां जुटा पाएंगे। हालांकि ये ग्रह और इसका वो तारा हमारे सौर मंडल और इसके ग्रहों से बेहद अलग निकलकर सामने आया। जैसे कि ये ग्रह अपने सितारे का एक चक्कर महज 1.6 पृथ्वी दिनों के हिसाब से पूरा कर लेता है। वहीं अगर बात करें इस ग्रह और सितारे की, तो ये सितारा एक लाल बौना सितारा है जो कि हमारे सूर्य से कई गुना ज्यादा ठंडा और रोशनी के मामले में काफी ज्यादा मध्यम है। लेकिन फिर भी ये सितारा हमारे सूर्य की तुलना में अपने इस ग्रह पर 19 गुना ज्यादा स्टेलर रेडिएशन छोड़ता है। धीरे धीरे वैज्ञानिकों ने अपनी स्टडी से यह भी जाना कि GJ1132b नाम का ये ग्रह हमारे सौर मंडल के चट्टानी ग्रहों जैसे पृथ्वी, मंगल और शुक्र की तुलना में अपने शुरुआती समय में काफी ज्यादा अलग था। वैज्ञानिकों का मानना है कि इस एक्सोप्लैनेट की शुरुआत मिनी नेपच्यून की तरह हुई होगी, जो उस वक्त आकार में हमारी पृथ्वी से बड़ा और नेपच्यून से छोटा रहा होगा। तब इसके हाइड्रोजन से भरे वातावरण के स्टेलर रेडिएशन की वजह से उड़ने के बाद इसकी चट्टानी कोर ही पीछे बची होगी और ऐसा होने में कई लाखों सालों का समय लगा होगा। लेकिन इस ग्रह की कुछ पहली ऑब्जर्वेशंस के कुछ समय बाद जब वैज्ञानिकों ने चिली में मौजूद MPG/ESO के टेलीस्कोप से इस एक्सोप्लैनेट को इसके सितारे के आगे से गुजरते हुए ऑब्जर्व किया, तो उन्हें उस तारे से आ रही रोशनी में एक गिरावट देखने को मिली, जो कि इस ग्रह के मामले में काफी ज्यादा खास थी, क्योंकि ऐसा केवल तभी होता है जब उस ग्रह के पास एक वातावरण हो जिसकी वजह से उस सितारे से आ रही रोशनी का कुछ हिस्सा उस ग्रह के वातावरण में मौजूद एटम्स द्वारा सोख लिया जाए। जिसके बाद वैज्ञानिकों ने MPG/ESO से मिले डेटा का बेहद बारीकी से अध्ययन किया, जिससे उन्हें पता चला कि इस ग्रह के पास भी एक वातावरण मौजूद है जिसमें ज्यादातर मिनी नेपच्यून की तरह हाइड्रोजन की भरमार है। जिसके बाद वैज्ञानिकों ने इस ग्रह को और बेहतर तरीके से स्टडी करने के लिए हबल स्पेस टेलीस्कोप का इस्तेमाल किया, जिससे हमें कुछ ऐसा देखने को मिला जिसकी उम्मीद कोई नहीं कर रहा था। हबल स्पेस टेलीस्कोप से मिले डेटा से यह पता चला कि इस ग्रह का वातावरण अकेला हाइड्रोजन से नहीं बना है, बल्कि इसमें हाइड्रोजन, हाइड्रोजन साइनाइड, मीथेन और अमोनिया जैसे मिनरल्स का कॉम्प्लेक्स मिश्रण मौजूद है। इसी के साथ हमें इस ग्रह पर हमारी पृथ्वी की धुंध की तरह हाइड्रोकार्बन्स की धुंध देखने को मिली। इस ग्रह पर हुई इस नई खोजों को समझाने के लिए वैज्ञानिकों ने कंप्यूटर मॉडलिंग की सहायता ली, जिससे वैज्ञानिकों को यह पता चला कि इस ग्रह के इनिशियल हाइड्रोजन से भरे वातावरण को इस ग्रह की शुरुआती लावा से बनी सतह ने सोख लिया होगा। हालांकि अब इस ग्रह की सतह पूरी तरह से ठोस हो चुकी है, लेकिन इस ग्रह का इंटीरियर अभी भी पूरी तरह से गर्म है, जिसका कारण है इस ग्रह के इसके सितारे से होने वाली ग्रेविटेशनल इंटरेक्शंस। इस ग्रह के इंटीरियर के अभी भी गर्म होने की वजह से हमें इस ग्रह पर वॉल्केनिक एक्टिविटीज देखने को मिली हैं,
यही वॉल्केनिक एक्टिविटीज अलग अलग एलिमेंट्स के साथ मिलकर इस ग्रह को इसका नया वातावरण दे रही हैं। इन ग्रहों की इन नई खोजों से वैज्ञानिक ये समझ पाए हैं कि हमारे इस ब्रह्मांड में इतने ज्यादा मिनी नेपच्यून क्यों हैं। एक मिनी नेपच्यून जैसे अपने जीवन की शुरुआत करके कोई ग्रह चट्टानी ग्रह बन सकता है जो अपनी वॉल्केनिक एक्टिविटीज से अपने खोए हुए वातावरण को हासिल कर सकता है। इससे हमें ग्रहों के निर्माण का एक ऐसा मैकेनिज्म मिलता है जिसे हम कुछ समय पहले तक बिल्कुल नहीं जानते थे। अगर बात करें इस ग्रह की तो हमने हमारी लिमिटेड ऑब्जर्वेशन से हमसे 41 प्रकाश वर्ष की दूरी पर मौजूद इस ग्रह के इंटीरियर में चल रही जियोलॉजिकल प्रोसेस से जुड़ा काफी डेटा इकट्ठा कर लिया है, जिससे हमें यह पता चलता है कि कैसे हम जल्द ही टेलीस्कोप की अगली आने वाली आधुनिक जनरेशन के साथ कैसे हम हमारे ब्रह्मांड में चारों ओर फैले इन ग्रहों के बारे में काफी कुछ जान पाएंगे। इस ग्रह पर मिला ये दूसरा वातावरण हमारे लिए एक दूसरी दुनिया में जाने वाली एक खिड़की की तरह है, जिससे हम हमारे ब्रह्मांड के काम करने के तरीकों को कुछ हद तक समझ पाएंगे। बहरहाल अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की ओर। मंगल लाल मिट्टी से भरा हुआ ग्रह जिसे हम मनुष्य अपना अगला ठिकाना मानते हुए आए हैं, जो एक लंबे समय से हमारी मनुष्य जाति को बेहद आकर्षित करता आया है। हालांकि मंगल ग्रह के कई रहस्य ऐसे भी हैं जो आज भी हमारी समझ से बाहर हैं। इन्हीं में से एक का पता वैज्ञानिकों को साल 2018 में लगा था, जब मार्स एक्सप्रेस मिशन के एक कैमरा ने मंगल पर एक बेहद लंबे और घने बादल को देखा था। लगभग 1500 किलोमीटर की लंबाई वाला ये बादल एक ठंडे ज्वालामुखी के ऊपर से शुरू होता हुआ नजर आ रहा था। इस इतने लंबे बादल का मंगल पर मौजूद होना वैज्ञानिकों को काफी अजीब सा लगा था। इस बादल की खोज के बाद वैज्ञानिकों ने मंगल से जुड़े पुराने डेटा को खंगालना शुरू किया, जिससे उन्हें यह पता चला कि ये बादल कोई नई चीज नहीं है, बल्कि ऐसा पहले भी होता आया है। वैज्ञानिकों को अपनी रिसर्च से यह पता चला कि कुछ सालों बाद समर और स्प्रिंग्स के मौसम में मंगल पर हमें ये बादल देखने को मिलते ही हैं, जिसकी कंफर्मेशन साल 2009, 2012, 2015, 2018 और साल 2020 में ली गई तस्वीरों द्वारा की गई। जिसके बाद वैज्ञानिकों ने अपनी इस नई खोज को पब्लिश किया और हम सभी को बताया कि आखिर क्यों मंगल के ये बादल बार बार हमें यहाँ देखने को मिल रहे हैं। तो चलिए जान लेते हैं मंगल के बादलों के पीछे छिपे रहस्यों के बारे में। इन बादलों की शुरुआत होती है मंगल के अर्शा मॉन्स के ज्वालामुखी की वेस्टर्न स्लोप से। जब मंगल पर मौजूद घनी हवा इस ज्वालामुखी की वेस्टर्न स्लोप से ऊपर की ओर चढ़ती है तो तापमान के गिरने की वजह से वो सारी हवा फैलने लगती है और उसमें मौजूद नमी वहाँ पर मौजूद धूल के कणों के इर्द गिर्द इकट्ठा होने लगती है, जिससे एक ऐसे बादल का निर्माण होता है जिन्हें हम पृथ्वी पर ओरोग्राफिक क्लाउड्स कहते हैं। इस पूरी प्रोसेस को बार बार फिर से दोहराते हुए वैज्ञानिकों ने कुछ महीनों की हर सुबह को देखा कि लगभग 45 किलोमीटर की ऊंचाई पर पहुंचने के बाद वो सारी हवा फिर से फैलने लगती है और अगले 2.5 घंटों में ये बादल पश्चिमी दिशा की ओर लगभग 600 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जाने लगते हैं, जिस दौरान इनकी लंबाई 1800 किलोमीटर जितने तक लंबी हो सकती है। साथ के साथ इनकी चौड़ाई भी 150 किलोमीटर तक हो सकती है। जैसे ही मंगल पर दोपहर की शुरुआत होती है और सूर्य मंगल के आसमान में अपने सबसे ऊंचे स्थान पर पहुंच जाता है तो मंगल के ये बादल पूरी तरह से गायब हो जाते हैं। अब हम में से कई सोच सकते हैं कि ये बादल आइस क्लाउड्स भी तो हो सकते हैं। हालांकि मंगल पर आइस क्लाउड्स का मिलना कोई खास बात नहीं है, लेकिन आर्शा मॉन्स के ये बादल गर्मियों में भी बनते रहते हैं। वहीं मंगल पर बनने वाले दूसरे बाकी के बादल इस समय तक पूरी तरह से गायब हो जाते हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि ये बादल हमारी पृथ्वी के ओरोग्राफिक क्लाउड्स के जैसे ही हैं। हालांकि इनका आकार विशालकाय है और इनके काम करने की डायनेमिक्स भी हमारी पृथ्वी की तुलना में काफी ज्यादा अलग है। उनका कहना है कि बादलों को अच्छे से समझकर हम हमारे मॉडल्स के जरिए इन बादलों की नकल कर पाएंगे और हमारे वो मॉडल्स हमारी मदद हमारी पृथ्वी और मंगल के क्लाइमेट सिस्टम को अच्छे से समझने में करेंगे। वैज्ञानिकों का कहना है कि अब हम पूरी तरह से ये जान चुके हैं कि मंगल के ये खास बादल कब पैदा होते हैं, जिससे अब हम और भी ज्यादा ताकतवर कैमरास के चलते इनका एक बेहद करीबी चेहरा देख पाएंगे और ऐसा होने में ज्यादा लंबा समय नहीं लगेगा। तो यही थी आज की एस्ट्रोनॉमी अपडेट्स। आपका इन अपडेट्स को लेकर क्या मानना है? अपने सुझाव आप नीचे कमेंट सेक्शन में रख सकते हैं। बहरहाल आज के इस एपिसोड में इतना ही। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करके प्यार जरूर दीजिएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इस नोटिफिकेशन बेल को दबाकर, ताकि भविष्य में आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको अपलोड के चलते ही मिल सकें। तो अब मैं मिलता हूँ ऐसी ही किसी एक और एस्ट्रोनॉमी अपडेट एपिसोड के साथ। तब तक के लिए बाय गाइज एंड टेक केयर।